आज हम क्या देखने वाले हैं द्वितीय सप्ताह में हमारे आसपास के पदार्थ। क्या देखने वाले हैं? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो चलिए हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे पदार्थ क्या होते हैं। क्या देखेंगे? पदार्थ क्या होते हैं। तो देखिए छोटी सी डेफिनेशन है। क्या है? संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पत्थर, भोजन, बादल, तारे, पानी, रेत आदि, ये सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इनको पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। हमारा शरीर भी पंच तत्व से मिलकर बना होता है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल व आकाश, यह सब तत्व मिलकर क्या बनाता है? हमारा शरीर। क्या बनाता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर भी जो है पदार्थ से मिलकर बना है। बना है कि नहीं? यस सर। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हम कण। क्या देखेंगे? कण। अब कण का क्या परिभाषा होगी कण की? पदार्थ जिन सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? कण कहते हैं। वह यहाँ दिया नहीं है, लेकिन अच्छी सिस्टमैटिक परिभाषा यदि हमें समझना है तो यहाँ वह लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? वह पदार्थ जिन सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? कण कहते हैं। क्या ये परिभाषा समझ में आई? अब जैसे नमक प्लस जल, ये एक क्रियाकलाप में दिया है। अब नीचे क्या दिया है? पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ की क्या विशेषता रहती है? कि वो निरंतर गति करते रहते हैं। अब नीचे क्या दिया है? अर्थात हमारे आसपास की सभी सामग्री छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब हम देखते हैं तत्व। क्या देखते हैं? तत्व। तो तत्व हमें समझना है कि क्या होते हैं। देखिए अभी हमने पदार्थ समझे कि वह वस्तु जो सामग्री से मिलकर बनी है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के बाद हमने कण समझे। कण क्या होते हैं? वह सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। कण क्या है? वह पदार्थ जो सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? कण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब देखेंगे तत्व। देखिए तत्व इनसे तीसरे नंबर का है। ऐसे सभी सरलतम पदार्थ जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे सभी सरलतम पदार्थ जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तत्व। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अभी अणु कहाँ पहुंच गया? परमाणु। तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे सभी सरलतम पदार्थ जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे सभी सरलतम पदार्थ जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अब नीचे क्या दिया है? यह शुद्धतम पदार्थ होता है। तत्व क्या होते हैं? शुद्धतम पदार्थ होते हैं। अब कुछ तत्व के यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। देखिए धातु, अधातु और उपधातु, ये सब किसके उदाहरण हैं? तत्व के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अब देखिए परमाणु। ये परिभाषा आपको भले थोड़ी सी डिफिकल्ट अभी लग सकती है, लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे जैसे मैं आपको कहानी की तरह सुना रहा हूँ, केवल ऐसा आप सुनते चलिए। फिर धीरे धीरे लास्ट में जब हम पूरा समझ लेंगे ना तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी और हमें निश्चित ही ठीक से याद होने लगेगा और समझ भी आने लगेगा। ठीक है, अभी केवल इसको ध्यान से समझिए। एकदम से समझ में नहीं आता है। नहीं आता है ना? थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो अभी ये क्लास में आपको थोड़ा सा आएगा। जैसे ही आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, जो पाठ्यक्रम वाली बुक है, उसमें इन्हीं का बहुत बड़ा विस्तृत रूप दिया है, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्या देखने वाले हैं? परमाणु। क्या देखने वाले? अब हम क्या देखने वाले हैं? परमाणु। क्या देखने वाले हैं? परमाणु।
देखिए परमाणु की क्या परिभाषा है। किसी तत्व का सबसे छोटा भाग, किसी तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अब परमाणु के उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये किसके उदाहरण है? परमाणु के। किसके उदाहरण है? परमाणु के। परमाणु का एक एग्जाम्पल जो है छोटा सा रदरफोर्ड ने भी दिया। देखो क्या कहा है, एटम, यानी परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम कैन नॉट कट, मतलब इन्होंने ये कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये इंग्लिश शब्द का ये शब्दार्थ है हिंदी का, ठीक है। अब नीचे क्या दिया है? परमाणु तत्व की छोटी इकाई होती है। परमाणु तत्व की छोटी इकाई होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि परमाणु तत्व की छोटी इकाई होती है। किसकी छोटी इकाई होती है? तत्व की छोटी इकाई होती है। अब यहाँ पर दिया है, देखो छोटी इकाई में क्या दिया है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिया। क्या दिया है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये छोटी इकाई मिलकर ही किसका निर्माण करती है? परमाणु का। किसका निर्माण करती है? परमाणु का। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोटॉन की संख्या से परमाणु को पहचाना जाता है। परमाणु को कैसे पहचाना जाता है? प्रोटॉन की संख्या से। कैसे? प्रोटॉन की संख्या से। अब देखते हैं अणु। अणु क्या होता है इसके बारे में पहले छोटी सी परिभाषा है, वो समझ लेते हैं। परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का यहाँ पर ये दिया है। क्या दिया है? अणु दिया है। क्या दिया है? आगे क्या दिया है? पदार्थ का वह छोटा कण, पदार्थ का वह छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अब अणु के बाद अगली डेफिनेशन क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक। अब यौगिक में क्या होता है? बहुत सरल परिभाषा है। जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में सहयोग करते हैं, सहयोग मतलब मिलते हैं, सहयोग मतलब क्या होता है? मिलते हैं, तो यौगिक का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? यौगिक। अब यौगिक यहाँ पर दिया है H2O, यानी किसका सूत्र है? जल का है। किसका सूत्र है? जल का। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, दो छोटे छोटे तत्व मिले और ये यौगिक का निर्माण किए। किसका निर्माण किए? यौगिक। फिर यहाँ पर ग्लूकोज दिया है यौगिक का रूप। अब हमें आगे क्या देखना है? मिश्रण। क्या देखना है? मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण। क्या बनता है? मिश्रण। एक बार फिर से, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण। अब मिश्रण भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो। सममांगी मिश्रण और विषममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण देखते हैं क्या है? जल प्लस नमक या जल में शक्कर। यह सममांगी मिश्रण उसे कहेंगे कि यदि हमने जल में कुछ मिलाए और जिससे यदि वो विलयन बना तो उसमें पूरा मिल जाना चाहिए। जैसे जल में यदि हम नमक मिलाते हैं तो वो नमक पूरा मिल जाता है? मिल जाता है कि नहीं? जब नमक यदि पूरा मिल गया जल के साथ में तो जो मिश्रण बना वो कैसा मिश्रण बना? सममांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण बना?
लेकिन विषम मांगी मिश्रण में यह होता है जब यदि हम जल में रेत मिला दें, जब यदि हम जल में रेत मिला दें तो क्या रेत मिल जाती है क्या? नहीं मिलेगी ना। तो जब ऐसी क्रिया होती है तो कैसा मिश्रण बनता है? विषम मांगी। कैसा बनता है? सममांगी विषम मांगी में अंतर समझ में आया? हाँ। अब हम देखते हैं पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग करना। पृथक्करण मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। पृथक्करण में क्या दिया है? दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों को हाथ द्वारा अलग अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण। क्या कहलाता है? फिर से एक बार, दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों को हाथ द्वारा अलग अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। उदाहरण में क्या दिया है? मथना, उड़ाना। उड़ाता किसे? अनाज को। किसे उड़ाते हैं हम? अनाज को क्यों उड़ाते हैं? ताकि अनाज के दाने से भूसा और जो भी डंठल है वो क्या हो जाए? अलग हो जाए। इसीलिए उड़ाते हैं ना। तो वहां पृथक्करण की क्रिया हो रही नहीं हो रही? दाना को अलग कर रहे हैं और अनाज का जो भूसा है उसका पुआल है उसको भी हम क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। इसीलिए तो उड़ाते हैं हम। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? पृथक्करण। क्या कहलाती है? मतलब अलग अलग करना। अब यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दी हुई है लेकिन हम नीचे देखेंगे। हम क्या देखेंगे? विलयन देखेंगे। क्या देखेंगे? विलयन। अब बड़ी सीधी सी बात है, विलयन आपको ध्यान से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलयन क्या होता है? विलयन देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब सममांगी विलयन भी दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो। सममांगी विलयन और विषममांगी विलयन। अब देखते हैं सममांगी विलयन क्या है। सममांगी विलयन मतलब ऐसा विलयन जैसे पानी में यदि हम नमक मिला दें तो नमक पूरी तरह से मिल जाता है। तो वहां पर जो तैयार होगा ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? सममांगी विलयन। क्या कहलाएगा? अब आता है विषममांगी विलयन। विषममांगी विलयन का मतलब क्या होता है? यदि पानी में बालू मिला दें तो क्या मिल जाएगी? क्या घुल जाएगी? क्या? हाँ, यदि ऐसा विलयन बनता है तो वो कैसा विलयन कहलाएगा? विषममांगी विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलयन समझ में आया? दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब हम क्या देखेंगे? विलय देखेंगे। क्या देखेंगे? विलय। हालांकि ये परिभाषाएं जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये परिभाषाएं आपको जब आप अपने अध्ययन वाली जो बुक पढ़ोगे तो ये सब मिलेगा। विलयन क्या होता है, सममांगी विलयन क्या होता है, विषममांगी विलयन क्या होता है, ये सब पूरा डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, उसी का शॉर्ट में कोर्स, ये ब्रिज कोर्स बनाया गया है। बनाया गया नहीं बनाया गया? चलिए विलय के बारे में देखते हैं। जो पदार्थ विलायक में घोला जाता है, जो पदार्थ विलायक में घोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विलय कहा जाता है। जैसे नमक, शक्कर, ये किसमें घोले जाते हैं? पानी में। तो यहाँ पर विलय क्या है? मिलने वाला। और मिलता क्या है पानी में? नमक और शक्कर। क्या मिलता है? नमक और शक्कर। तो यहाँ विलय क्या है? नमक और शक्कर। अब देखते हैं विलायक। क्या देखेंगे? विलायक वह पदार्थ जिसमें विलय को घोला जाता है। वह पदार्थ जिसमें विलय को घोला जाता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जैसे पानी, पानी में नमक आप डालते हो तो विलायक कौन है? पानी है ना विलायक। विलय कौन हो रहा है? नमक। विलय कौन हो रहा है? नमक। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए विलय, जो विलय भी जो है कुछ यहाँ पर स्पष्ट समझाया गया है। देखिए विलय, विलय प्लस विलायक। विलय क्या है? कम मात्रा में होता है और विलायक कैसा होता है? अधिक मात्रा में होता है। विलायक कैसा होता है? अधिक मात्रा में। फिर यहाँ पर विलयन बना। क्या बना? विलयन। विलयन भी दो तरह का होता है, तनु विलयन
और सांद्र विलयन। कितने प्रकार का होता है विलयन? दो तरह का, तनु विलयन, सांद्र विलयन। तनु विलयन की क्या विशेषता रहती है? तनु विलयन विलय की मात्रा कम होती है। तनु विलयन में विलय की मात्रा कैसी होती है? विलय की मात्रा कैसी होती है? अधिक। जब तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होगी तो विलय की मात्रा कैसी होगी? अधिक होगी। फिर दिया है सांद्र विलयन। कौन सा दिया है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में क्या होता है? विलय की मात्रा अधिक होती है। किसकी अधिक होती है? विलय की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, चाय, कॉफी, नींबू पानी, मही, लस्सी, दही, रबड़ी, ये सारे दिए हैं। चाय, कॉफी, नींबू पानी, मही, ये कैसा विलयन है? सममांगी विलयन है ना। सममांगी विलयन प्लस तनु विलयन कैसा है? सममांगी विलयन प्लस तनु विलयन। तनु विलयन क्यों है? तनु विलयन क्यों है? तो देखिए अब यहां पर नोट में क्या दिया है? जल एक सर्वात्रिक विलयन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। क्या हो जाती है? मतलब लगभग जल जो है सभी को घोल लेता है। घोल लेता है कि नहीं? इसीलिए क्या लिखा है? जल एक सर्वात्रिक विलायक है। सॉरी, क्या है? विलायक है, क्योंकि यह सभी को अपने अंदर घोल लेता है। जल ठोस, द्रव व गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। पाया जाता नहीं? यदि जल का बर्फ बन जाए तो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? फिर यदि द्रव व गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। देखो नीचे यहाँ पर दिया, ये डायग्राम यहाँ नीचे बताने का प्रयास किया। देखो जब ये ऐसा जम गया तो कैसे बन गया? ठोस के रूप में बन गया। बन गया कि नहीं? ठंडा हुआ तो ये द्रव में बदल गया। द्रव मतलब ओस गिर गई, देखते हो ओस की बूंदे रहती है, वो किस रूप में बदल गया? द्रव में बदल गया। लेकिन जैसे ही आप पानी को खौलाते हो या पानी गर्म करते हो चूल्हा में, तो भाप के रूप में उड़ता है। वो किस रूप में बन गया? गैस के रूप में। किस रूप में बन गया? तो जल की तीन अवस्था होती है कि नहीं होती? कंफर्म हो गई? अब यहाँ नीचे क्या दिया देखो, पदार्थ। पदार्थ मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कितने अवस्था में पाए जाते हैं? तीन। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। हाँ, ठोस, द्रव व गैस। किंतु एक प्रश्न और है, आजकल पदार्थ एक और अवस्था में पाया जाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। जो ठोस व द्रव के बीच वाली अवस्था है, जो ठोस व द्रव के बीच वाली अवस्था को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड। समझ में आया? चौथा कौन सा है? मैं ये कह रहा हूं पदार्थ मुख्य रूप से तीन अवस्था में पाया जाता है। पाया जाता है? देखिए ठोस, द्रव, गैस। लेकिन खोज के अनुसार पदार्थ की अब चौथी अवस्था भी पाई जाती है। कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था। और उस अवस्था को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड। अब ये कोलाइड जो अवस्था होती है, ये ठोस व द्रव के बीच होती है। किसके बीच होती है? ठोस या द्रव के बीच होती है। ऐसी अवस्था कोलाइड कहलाती है। क्या कहलाती है? अब कोलाइड के उदाहरण देखो क्या क्या है। गोंद है, लस्सी है और दही है। ये किसके उदाहरण है? कोलाइड अवस्था के। किसके उदाहरण है? कोलाइड अवस्था। ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ, देखो अब यहाँ पर देखते हैं शुद्ध पदार्थ। कुछ पदार्थ के बारे में दिया है। शुद्ध पदार्थ जो द्रव रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में? द्रव। नमक, शक्कर, ग्लूकोज, जल, बोरिक सोडा, वो सॉरी बेकिंग सोडा, ये कैसे पदार्थ हैं? शुद्ध पदार्थ। कैसे पदार्थ हैं? शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या है? बेकिंग पाउडर, दूध, वायु, ये कैसे पदार्थ हैं? अशुद्ध पदार्थ है। अब नीचे क्या दिया है? हमारे आसपास की सामग्री। क्या दिया है? हमारे आसपास की सामग्री। अब हमारे आसपास की सामग्री में क्या दिया है?
किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या उनका मिश्रण क्या कहलाता है? सामग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? सामग्री। यदि हमें रोटी बनाना है तो हमें हमारे पास क्या सामग्री होनी चाहिए? आटा, पानी, गैस, बहुत सारी सामग्री होना चाहिए। रोटी बनाने के लिए सारे हमें चाहिए वस्तु। ये सब क्या कहलाएगी? रोटी की सामग्री। क्या कहलाएगी? रोटी की सामग्री। हाँ, अब देखिए सामग्री की पहचान करिए। यहाँ पर यहाँ देखिए सब लोग, सामग्री की पहचान करिए। देखिए कैसे होती है सामग्री। मैं अवलोकन करता हूं, करती हूं। लोहे की कुर्सी काय से बनी होती है? लोहा से। तो इसकी सामग्री क्या होगी? लोहा धातु। क्या होगी? लोहा धातु। मिट्टी का घड़ा, सामग्री क्या है? मिट्टी या मृदा। सामग्री समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखिए कुछ सामग्री जो यहाँ पर जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है वो हमें बताना है। देखिए आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। बताइए एक गिलास बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मतलब एक गिलास बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए? जैसे घर बनाने के लिए हमें ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी प्रकार गिलास बनाने के लिए कांच की जरूरत होती है, प्लास्टिक की गिलास भी होती है, धातु स्टील की गिलास भी होती है, मिट्टी की भी गिलास होती है। तो गिलास इतने तरीके से बनाई जा सकती है। तो एक गिलास बनाने की सामग्री है कि नहीं है? अब नीचे क्या दिया है? एक तालिका दी है। क्या कहा गया है? सामग्री के विभिन्न गुण। तो अब यहाँ पर देखना है चमकदार वस्तुएं और सामग्री। कुछ वस्तुएं यहाँ दी है और वो बनी क्या है, उनकी सामग्री क्या, वो यहाँ हमको भरना है। चम्मच किसका बना है? स्टील। सामग्री क्या है? स्टील। सामग्री क्या है? स्टील। चांदी की कटोरी किससे बनी है? चांदी से। सोने की अंगूठी किससे बनी है? सोना। समझ में आया? अब ये टेबल और दिए हमारे सामने, वो क्या है देखो। आइए नीचे तालिका में दी गई वस्तु नरम अथवा कठोर में वर्गीकृत करें कि कौन सी वस्तु नरम है और कौन सी कठोर है। ईंट कैसी है? कठोर। सामग्री क्या है? मिट्टी। तकिया कैसी है? नरम। सामग्री क्या है? कपड़ा। गिलास कठोर। सामग्री क्या है? कांच। मेज कठोर। सामग्री क्या है? लकड़ी। स्वेटर नरम। सामग्री क्या है? तो कोई भी वस्तु बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती नहीं? yes, यहाँ पर एक चित्र देखिए। यहाँ एक पेड़ के पीछे एक लड़की छुप रही है, यहाँ एक लड़का खिड़की से देख रहा है और एक लड़की यहाँ दरवाजा से देख रही है। नीचे हमें कुछ प्रश्न दिया है, वो हमें बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें इनको जमाना है। इन्हें हमें क्या करना है? क्रम से जमाना है। देखिए काम है, क्या दिख रहा है आपको? ईंट। ईंट से घर बनेगा ना? फिर खामे क्या दिया है? पेड़। हमें यहाँ से पहचानते हुए लिखना का, खा, गा, घा, ऐसे क्रम से जमाना है कि कौन से का में क्या दिख रहा है, खा में क्या दिख रहा है, गा में क्या दिख रहा है और घा में क्या दिख रहा है। का में हमें ईंट दिख रही है, खा में पेड़ दिख रहा है, गा में दरवाजा और घा में क्या दिख रहा है? खिड़की। क्या दिख रहा है? फिर यहाँ पर कुछ और हमको दिया है, वो हमें पहचानना है कि दी गई वस्तु को पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी में वर्गीकृत करें। कांच का गिलास, बटर पेपर, रबड़, फ्रस्टेड कांच, लकड़ी का बोर्ड, खिड़की का कांच। अब हमें पहचानना है। देखिए यहाँ पर आपको तालिका दी है। कांच का गिलास कैसा है? पारदर्शी। कैसा है? खिड़की का कांच कैसा है? पारदर्शी, जिससे हम आर की पार देख सकें, वो क्या कहलाता है? पारदर्शी। पारभासी देखो क्या उदाहरण है? बटर पेपर, फ्रस्टेड कांच। अपारदर्शी, जिसमें हम आर की पार नहीं देख सकते, वो क्या है? रबड़ और लकड़ी का बोर्ड। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ चित्र में थोड़ी सी जानकारी और देख लीजिए। पानी प्लस नमक
ये देखिए यहाँ बना हुआ है और यहाँ पर पानी प्लस रेत है। ये कैसा मिश्रण है? घुलनशील और सममांगी मिश्रण है। कैसा है? सममांगी, क्योंकि पूरा घुल गया इसमें नमक। ये कैसा मिश्रण है? विषममांगी, क्योंकि इसमें रेत घुल रही है पानी में। हाँ, इसीलिए दिया है। अब नीचे क्या दिया है? चलो 2 पेज निकालो, मासिक टेस्ट लिखो।